हेलो नमस्कार। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों। ये क्लास दोस्तों यूपीएससी किसके लिए, यूपीएससी प्री 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या है, पॉलिटी के जो 20 प्रश्न हैं हम उनकी बहुत अच्छी से व्याख्या देखेंगे और हम किस प्रकार एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करें उस विधि को भी देखेंगे जिसको आप बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जैसा कि आपको पता है कि जो यूपीएससी का प्री है वो 25 मई को होना है। तो अप्रैल के महीने में हम क्या देखेंगे, पॉलिटी का सेक्शन। वहीं अप्रैल के बाद मई में देखेंगे ज्योग्राफी, जिससे कि आपके जो दो सेक्शन हैं, दो सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं लगभग 15 आएंगे। किससे, यानी पॉलिटी से, और 15 ही जियोग्राफी से। तो एवरेज क्वेश्चन आपके 30 यहीं से हो जाएंगे। कट ऑफ आपकी कितनी जाती है, कट ऑफ मात्र अगर आपके 45 नंबर बने हैं, यानी 45 क्वेश्चन अगर आप सही कर देंगे कट पिट के 45 और 40 के बीच में। अब तो ये ट्रेंड है कि अगर आप 40 भी कर देंगे फिर भी आप जनरल में श्योर हो जाएं। 45 पे तो श्योर हैं, और बाकायदा जो कैटेगरी है उस हिसाब से आप अपना चॉइस कर सकते हैं। चलिए हम अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये क्लास नंबर 2 है, पहली क्लास हो चुकी है, उसमें भी हमने 20 प्रश्न देखे थे। अब इसमें ये भी देखेंगे कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब तीनों ऑप्शन हैं, तीनों पर विचार करनी है। पहली बात तो ये ऊपर हमको पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन को करने के लिए जो ऊपर दिया होता है वो, और उपरोक्त में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से है। ये दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 और 2। इनको सबसे पहले पढ़ना है, बाद में इनको पढ़ना है। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अगर आप ऊपर वाला पढ़ लेंगे तो नीचे वो कथन में दे देता है, तो वो ऑप्शन में जो नीचे वाली लाइन होती है कि वो प्रश्न में पूछना क्या चाह रहा है। जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हमको क्वेश्चन को हल क्या करना है। ऐसे में कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कि जैसे ये संवैधानिक अनुच्छेद 3 के बारे में पूछ रहा है। अब 3 के बारे में पिछली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि 3 के बारे में क्या क्या है। नए राज्यों का निर्माण, ये ठीक है। नए राज्यों का मतलब जैसे एक राज्य है, ठीक है, एक राज्य से अलग करके 2 राज्य भी बना सकते हैं, और 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य भी बना सकते हैं। नाम परिवर्तित कर सकते हैं, सीमा परिवर्तित कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम परिवर्तित कर सकते हैं। ये सारा कुछ होगा किसकी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा, और जिस राज्य का कर रहे हैं उसकी ओनली सहमति जरूरी है, और वो भी बाध्यकारी नहीं है। उसको एक तरह से हम इन्फॉर्म करेंगे कि हम तुम्हारे राज्य में ये बदलाव करना चाह रहे हैं। अगर वो ना भी करेगा फिर भी हम कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो निर्णय है वो हमारे लिए बाध्यकारी नहीं। लेकिन हमको क्या है, उसको पूछना है। जैसे ये है नए राज्यों का प्रवेश। अब इसमें क्या है, नए राज्यों का प्रवेश ये गलत हो गया। ये है आर्टिकल 2 में, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश किस में, आर्टिकल 2। और राज्यों के नामों में परिवर्तित, ये ठीक है। तो इसका आंसर इजी है, 1 और 3 हो जाएगा। जैसा कि ये सारा कुछ हो चुका है। ये है संविधान अनुच्छेद 4। यह प्रावधान करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के प्रावधानों में जो भी परिवर्तन होता है वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन संशोधन किसको माना जाएगा, संशोधन के लिए जब आवश्यकता होती है। जैसे आप जो भारत का जो भी राज्य क्षेत्र है आप किसी दूसरे देश को देते हैं, उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। अगर आप अपना क्षेत्र किसी देश को देते हैं, ऐसा हुआ था 2 केसों में। एक बार हमने पाकिस्तान को कुछ क्षेत्र दिया था, और एक बार हमने किसको, बांग्लादेश को। तो इन दोनों में हमने संशोधन किया था। जैसे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो बांग्लादेश से हुआ था। तो ये चीज़ें जो आपको याद रखनी। जैसे आर्टिकल 1 है, भारत अर्थात इंडिया क्या है, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब क्या है कि जो भारत है, जो भारत के राज्य हैं वो भारत से अलग नहीं होंगे। राज्य कितने, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कभी भी भारत से अलग नहीं होंगे। वहीं अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वो कहाँ है, वो क्या है, वो एक समझौता, जो समझौता होता है उसका परिणाम है। तो उसके राज्य अमेरिका से अलग हो सकते हैं। ये आर्टिकल 2 है। इसमें क्या है, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। इसमें कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। अगला देखते हैं प्रश्न। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये पूछ रहा है सही कौन सा है, तो इसके 4 ऑप्शन। इसको देखें, जैसे कि ये है, अगर इसको सही करेंगे ये गलत, ये गलत करते ही, जैसे 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। अगर आप इसको गलत ही पकड़ लेंगे फिर भी आपका ऑप्शन लग जाएगा कि इसमें गलत कौन सा है। इधर देखें, जैसे पहला ऑप्शन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। अब ये क्या है, गलत। ये कैसा है, गलत। सिक्किम नहीं है, कौन सा है, गोवा, ठीक है। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा नहीं है, ये कौन सा है, सिक्किम। यही यूपीएससी करता है। वो क्या है, जो ऑप्शन है उसमें आपको लगेगा ठीक है, लेकिन वो अदला बदली कर देता है।
यही आपको देखना है। ये कहाँ से आएगा? ये आएगा आपको बार बार प्रैक्टिस से, बार बार रिवीजन से। अगला है कि भारत में गांवों का सबसे अधिक प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है। अब ये क्या है? एक नॉलेज बेस है, इसको हमको नहीं पता है। अब हम अगला वाला देखते हैं। यानी ये तो गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वो पूछ रहा है सही, सही के हिसाब से भी आप इन पे आ गए हैं। किस पे? आप एक तरह से बी और सी में से एक हो सकता है, 50% पे आ गए हैं आंसर। लेकिन हम इसको देखते हैं कि तेलंगाना की राजधानी अमरावती है। तेलंगाना जो है, तेलंगाना की राजधानी अमरावती को बनाया गया है। ये भी गलत है, क्योंकि अमरावती किसकी है? अमरावती है आंध्र प्रदेश की। किसकी? आंध्र प्रदेश की। वहीं जो तेलंगाना की राजधानी वो क्या है? हैदराबाद। तो ये भी गलत है। अगर आप इसको अच्छे से करते, ये नहीं पता है फिर भी ये हो जाता, तो इसका आंसर क्या है? सी। वही चीज़ है, वो मैं बता चुका हूँ सारी चीज़। आगे है अगला प्रश्न। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि पहला है कि संसद किसी राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन उसकी सहमति के बिना नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता, ये कैसा है? आपको मैंने अभी ऊपर बताया था कि ओनली सहमति उसकी मांगना जरूरी है। सहमति दे देगा राज्य। जैसे कि आपको बता दूं, जैसे ये हमारा भारत है, भारत में मान लो ये गुजरात है, हमें गुजरात का नाम परिवर्तित करना है, गुजरात का और कुछ नाम करना है, तो एक तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है। किसकी? राष्ट्रपति की। अगर राष्ट्रपति बोल देंगे कि उसमें करो, तो उसके बाद क्या होगा? हम उसी राज्य के पास भेजेंगे प्रस्ताव कि हम आपके राज्य का नाम बदलना चाहते हैं। अगर वो हाँ करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, हमको तो करना ही है। उसकी सहमति के बिना नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। उसकी सहमति की हमें आवश्यकता ही नहीं है। हाँ करे फिर भी करेंगे, ना करेंगे फिर भी, यानी ये बाध्यकारी नहीं है उसकी सहमति, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये है कि संसद राज्य की सीमा, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन विशेष विधि द्वारा। अब ये विशेष विधि, विशेष नहीं, साधारण, क्या है? साधारण द्वारा कर सकता है, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका डी है। वही चीज़ इसमें लिखा है, साधारण विधि द्वारा। ठीक है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कि आगे है, नीचे सबसे पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद ये उपयुक्त में से कौन से क्षेत्र भारत द्वारा अर्जित किए गए हैं, यानी एक्वायर। तो कौन कौन से? गोवा भी हमने किया था, पुडुचेरी भी, दमन एंड दीप, सिक्किम और दादरा नगर हवेली, तो ये सारे हमने किए थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जैसे ये है गोवा, दमन एवं दीप सन 1961 में पुर्तगालियों का अधिकार था, भारत ने सन 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा इन्हें अधिकृत कर लिया गया। ऐसे ही पुडुचेरी को 1954 में, सिक्किम को 1947, दादरा नगर हवेली 1954 में। आगे है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। ये क्या है? फंडामेंटल राइट, यानी मूल अधिकार। यहाँ से कभी कभार 2-2, 3-3 प्रश्न भी आ जाते हैं, यानी ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से प्रश्न आना कंपलसरी है। ठीक है, इसको आना ही है। जैसे कि पहला है कि पहले तो ये देखते हैं ये पूछ क्या रहा है कि मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नीचे लिखा है उपयुक्त कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अब कौन कौन से प्राप्त हैं? वो है 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो 5 मूल अधिकार हैं, ये किसको प्राप्त है? ये केवल भारतीय को, और भारतीय प्लस विदेशी, भारतीय प्लस विदेशी को कौन कौन से हैं? उनको हैं 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये किसको हैं? ये भारतीय प्लस विदेशी को। ये आपको बहुत याद रखना है। अब इसमें देखते हैं कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रसिद्ध, आर्टिकल 15, यानी ये ठीक है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल 16, यानी ये भी ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, शांति, सम्मेलन, निर्वात, यानी आर्टिकल 19, ये भी ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21। अब आप इसको खुद ही बता सकते हैं ये गलत है कि ठीक है, तो ये कैसा है? गलत, तो इसका क्या हो जाएगा? ये, इसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे है तो वही है आर्टिकल 15, 16, ठीक है, 19, 29, 30। 21 क्या है? दो, यानी भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त हैं। ये है नागरिकता का। यहाँ से पिछले कई सालों से कोई प्रश्न नहीं आया है, तो इसमें हम टू द पॉइंट ही चलेंगे, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ये है। अगर आप
इसमें जितने प्रश्न हैं अगर आप उनको ही हल करके चले जाएंगे फिर भी आपका काम बन जाएगा। जैसे कि यह है, भारतीय संविधान के भाग 2 में प्रावधान किया गया है कि संसद और राज्य के विधानमंडल नागरिकता संबंधी विधि विधान बना सकते हैं। अब विधि विधान राज्य तो नहीं बना सकता है, ठीक है, तो इससे क्या है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल कौन, केवल संसद ही बनाएगी। भारत एवं अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन पाएंगे। अमेरिका में तो है लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, तो इससे ये भी गलत हो जाएगा। भारत, ब्रिटेन, अमेरिका के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका, तो अमेरिका में कैसी है, दोहरी, और भारत और ब्रिटेन में एकल है, तो इससे ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। वही चीज़ दे रहा है कि अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में दोहरी है, भारत ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, और अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु भारत में जन्मजात एवं प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भी राष्ट्रपति बन सकता है, और ये केवल संसद की शक्ति है। तो ये तीनों ऑप्शन हो चुके हैं। अगला है, इसको डिस्कस करते हैं कि वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, ये किस में आएगा, ये आर्टिकल 1 में ही आएगा। आर्टिकल 1 नहीं, आर्टिकल 5 यानी ऑप्शन ए। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि वह व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, ये किस में, आर्टिकल 5 में। वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ है परंतु बाद में भारत लौट आया है, ये किस में आएगा, ये आएगा आर्टिकल 7 में, ठीक है। वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत स्थानांतरित हुआ है, वो आर्टिकल 6 में। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा है, वो किस में आएगा, आर्टिकल 8 में। तो ये है टू द पॉइंट, तो इस हिसाब से कौन सा बनना है, ए का 1, ठीक है। तो इसमें क्या है, ए का 1 पता चल गया तो आप 50-50 में पहुंच गए, ये गलत हो गया। अगला है, अगर ये बी का 3, बी के 3 के हिसाब से आप 2 ऑप्शन भी जानते हैं तो आप लगा सकते हैं। आगे है अगला प्रश्न, ये वही चीज़ है, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, ये आप देख लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, आपको इसको PDF मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने संबंधी कुछ प्रावधान करता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान इसमें शामिल नहीं है, ये पूछ रहा नहीं है, तो ये भी हो जाएगा, ईजी है। जन्म के आधार पर ये ठीक है, वंश के आधार पर ये सही है, पंजीकरण के आधार पर ये सही है, राष्ट्रीयकरण के आधार पर ये गलत है, ये गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये यानी गलत है। अब जैसे इधर देखते हैं क्या है, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, और वो क्या है, देशीकरण से, उसकी जगह क्या आएगा, देशीकरण, इसकी जगह क्या है, देशीकरण, देशीकरण और राज्य क्षेत्र के समावेश द्वारा। तो ये 5 हैं, ये आपको 5 याद रहने चाहिए। आपको भी पता है कि जो नागरिकता है उससे कम प्रश्न आते हैं, इस वजह से मैं इसको कम ध्यान दे रहा हूँ, आपको बता दूँ। इसको हम देखते हैं, जैसे पहला ऑप्शन है जन्म के द्वारा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व हुआ है तो उसको एक तरह से नागरिकता मिल जाएगी। वंश के आधार पर कैसे मिलेगी, उसका इसका ऑप्शन ये है, जिस व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ है, तो इसका ये इसमें क्रॉस मैच है। आगे देशीकरण के आधार पर, तो इसका है संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा होना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पंजीकरण के द्वारा, कि इसका आंसर यही हो जाएगा कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन देने से ठीक पहले 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, तो ये क्या है, डी का 4, तो इससे यही हो जाएगा। सी का 3, तो इससे आंसर ये हो जाएगा ए। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की इस वजह से आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके प्रश्न कम ही बनते हैं। अगला है कि कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है उसे कभी भी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है, किया जा सकता है। आगे है, अगर वो गलत काम करेगा तो किया जा सकता है। जो व्यक्ति भारतीय नागरिकता का स्वेच्छा से त्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारत का नागरिक नहीं होगा, हाँ ये ठीक बात है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। बाकी के ये भी गलत है, ठीक है, और ये भी गलत है। ये है OCI कार्ड धारक, इसके बारे में देखते हैं। भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर के विषय में कौन सा कथन सही है, इसमें भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड योजना एवं समुद्र परी भारतीय कार्ड नागरिक कार्ड योजना का विलय किया गया है, ये भी ठीक है।
इसे भारत में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, ये भी ठीक है। इसे भारत में संवैधानिक एवं सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है, ये आप देख लेना। नागरिकता अधिनियम 1955 में अब तक 4 बार संशोधन, 4 नहीं 8 बार संशोधन हो चुका है, तो इसका ये गलत है। भारतीय मूल के व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्रदान करने के लिए भारत में वर्ष 2003 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ था। ये 2003 में नहीं हुआ था, तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये शायद 2001 या 2000 में ही हुआ था, 2003 में तो नहीं हुआ है। तो इसका आंसर ये इसके डी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी ही है, क्योंकि ये 8 बार हुआ है, ठीक है, और ये 2000 में ही हुआ था, LM जो सिंघवी हैं उनकी अध्यक्षता में। अब यहाँ से क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जैसे ये बाध्य योग्य नहीं है, हैं, तो ये वाला गलत हो गया। न्याय योग्य नहीं है, ये हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। संशोधन योग्य नहीं है, हैं, ये भी गलत हो गया। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये ठीक है। तो इसका आंसर केवल सी, यानी केवल 4 हो जाएगा। ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ ऊपर। आगे है, मूल अधिकार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है, ये वही है भारतीय और विदेशी। तो केवल भारतीय को मैं बता दूँ, केवल उसमें कौन कौन से हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। पर आपको इतना पता है तो आप कर लेंगे। जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 19 भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, ये भी गलत हो गया। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रदेश विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो ये वाला ठीक है। यह है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 का संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त है, ये भी ठीक है। अब भारतीय, आपको एक बार फिर से रिवीजन करा दूँ, भारतीय प्लस विदेशी, इसमें कौन कौन है, 14, 20, 21, ठीक है। फिर उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये आर्टिकल किसको, भारतीय प्लस विदेशी को। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करें, वही है 15, 16, 19, 29, 30। अगला है, कथन पर विचार करना है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया, तो ये ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है, और भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं 12 से 35 के बीच में है, तो इसका ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। असत्य पूछ रहा है, असत्य बताएंगे। यह राज्य के कार्यों के विरुद्ध गारंटी है, ठीक है, ये भी ठीक है। मूल अधिकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों न्याय किस में है, प्रस्तावना में, क्योंकि 3 प्रकार के न्याय किस में है, प्रस्तावना में। ये अमेरिका के अधिकार बिल ऑफ राइट्स की भांति ये ठीक है। ये आपातकाल स्थिति में निलंबित हो सकते हैं। जैसे 19 तो स्वतः ही हो जाता है, ये हो जाता है आर्टिकल 359 के द्वारा, और आर्टिकल 358 के द्वारा आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी निलंबित किए जा सकते हैं, ये स्वतः ही हो जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न, कथन पर विचार करना है, सही उत्तर देना है कि संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियम या कानून को प्राथमिकता देता है, ठीक है, ये ठीक। लेकिन इसमें थोड़ा है, भारत में मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास है, ये भी ठीक है। आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट। तो इसका ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको समझते हैं, इसमें क्या है, संसद और विधानमंडल जो भी कानून बनाएगी, इसने ये कानून बनाया, तो इसमें क्या है, एक तो ये मूल अधिकारों का हनन नहीं करेगी और उनको छीनेगी नहीं। अगर ऐसा कोई भी कानून बनाता है तो उस सीमा तक वो शून्य माना जाएगा। मान लो इसने क्या किया, ये एक कानून बनाया, इसमें अच्छी बात है, इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, उसने कुन्ने में थोड़े इसको गलत लिख दिया, जिससे क्या है, जो मूल अधिकार हैं उनका उल्लंघन हो रहा है या उनका हनन हो रहा है।
तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ये लागू हो जाएगा, ये नहीं लागू हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, शून्य। तो ये है आर्टिकल क्या, 13। तो इसका आंसर ये भी दोनों ठीक है, सी है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर देना है। सही उत्तर यानी समानता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के 4 अनुच्छेद, 4 कहाँ, 14 से 18 के बीच में है। तो कितना, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 17 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो कितने में है, 5 में। तो ये वाला तो गलत हो गया, गलत होते ही तो ये हटा गया, ये हटा गया। अगला है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रसिद्ध एक मूल अधिकार है जिसका उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत है। हाँ, ये ठीक है, आर्टिकल 15 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। क्या है, सही पूछ रहा है कि विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये यहाँ तक तो ठीक है, यह एक सकारात्मक अधिकार है, इस पर विचार करेंगे। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी ठीक है। ये सकारात्मक नकारात्मक, तो इसको क्या है, इसने अदल बदल कर दिया है। ये कैसा है, ये है नकारात्मक, ठीक है, और ये है सकारात्मक। तो इसने ये ऊपर नीचे कर दिया, तो इससे ये भी गलत, ये भी गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और पूछता कि कौन से सही नहीं, यानी कौन से गलत हैं, तो इसमें गलत पूछता तो आपका आंसर ये होता, ठीक है, थोड़ा ईर फिर है, तो इससे क्या हो जाएगा, डी। आगे है, ये वही चीज़ है, ये लास्ट प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत नियोजन के अवसर की समानता के अपवाद पूछ रहा है। अपवाद में कौन सा शामिल नहीं है। जैसे पहला है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राज्य सेवा को पदोन्नति में आरक्षण, ये ठीक है। राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, ये भी ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, ये गलत है, ठीक है। धार्मिक सांप्रदायिक, क्योंकि कौन से हैं, ये कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। ये है धार्मिक एवं सांप्रदायिक, इसका तो आंसर यही हो जाएगा, गलत यही है। क्रियाकलाप से संबंधित किसी विशेष धर्म और संप्रदाय के पदाधिकारी संबंध है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला गलत है, तो इससे ये हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या दे रही है, आप देख लेना। और दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF ले सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।